साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे रेलवे डिपार्टमेंटल से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन का जो ये सीरीज चल रहा है, जिसका जो आज टॉपिक होगा भत्ता, यानी जो भत्ता मिलता है आपको उसका क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं। अग्रिम जो मिलता है यानी एडवांसेज जो मिलते हैं, तो अलाउंस और एडवांसेज जो भी मिलते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी बिंदु आते हैं उस पर हम सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन का लिमिट ऑफ क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले हो सकता है इसे एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे इसको कर लेने के बाद। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 लाख रुपए तक मकान अग्रिम के लिए ब्याज दर कितना % है? तो इसमें 8.5% है। कितना है? 8.5% आपको इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग एडवांस अप टू 5 लाख इज 8.5%। तो इनमें इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चंस है। सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है, सब लोगों के लिए वीडियो है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मकान अग्रिम राशि का ब्याज अधिकतम कितने किस्तों में वसूल किया जाना चाहिए? द इंटरेस्ट फॉर HBA इज रिकवर्ड इन डैश इंस्टॉलमेंट। तो ये 60 इंस्टॉलमेंट में आप इसको वसूला जाता है, यानी 60 इंस्टॉलमेंट में, 60 इंस्टॉलमेंट में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कूटर अग्रिम की अधिकतम राशि रुपए है। कितने रुपए है? द मैक्सिमम स्कूटर एडवांस इज RS कितना है? तो 30,000। कितना है? 30,000 रुपीज़ है। अगर आपको स्कूटर अग्रिम का अधिकतम राशि ये करना चाहते हैं तो इसका 30,000 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। HBA के लिए कर्मचारी की 10 वर्ष की नौकरिया वह नौकरी में होना जरूरी है। 10 years ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग HBA। तो ये बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। आप इसके लिए होना जरूरी है 10 years का नौकरी HBA के लिए, तो यह ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, HBA मकान निर्माण अग्रिम की कटौती कुल 180 किस्तों में की जाएगी। रिकवरी ऑफ HBA कैन बी डन इन 180 इंस्टॉलमेंट्स। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। 180 डेज में नहीं किया जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। मकान निर्माण अग्रिम की न्यूनतम लागत राशि रुपये 75,000 और अधिकतम रुपये 3 लाख। 3 लाख है। मिनिमम HBA is 75,000 एंड मैक्सिमम इज 3 lakhs। तो ये एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल ट्रू है ये चीज़ें। आप इसमें HBA 75,000 है और मैक्सिमम इसमें 3 लाख तक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्कूटर अग्रिम की कटौती 70 किस्तों में की जाती है। तो बिल्कुल की जाती है। रिकवरी ऑफ ए स्कूटर एडवांस इन 7 इंस्टॉलमेंट, यस ट्रू, इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अशक्तता 40% होने पर महिलाओं को बच्चों की आयु के 2 वर्ष तक बच्चे की देखभाल हेतु 1,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिए है। RS 1,000 PM is granted to female employees having child who is 40% disabled. Yes, true. इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गृह निर्माण लागत हेतु अधिकतम राशि रुपए डैश स्वीकृत किए जा सकते हैं। साथियों यह क्वेश्चन भत्ता से है। भत्ता जो मिलता है, अलाउंस मिलता है, और अग्रिम और एडवांस जो मिलते हैं इससे है। तो दिल थाम करके एक बार रीडिंग करिए, एक बार सुनिए। मैक्सिमम सैंक्शन अमाउंट फॉर हाउस बिल्डिंग इज, तो 30 लाख या RS 30 lakhs इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 है, हॉस्टल सब्सिडी की वेतनमान 10 रुपये डैश प्रतिमाह है। रेट पर मंथ फॉर हॉस्टल सब्सिडी इस, तो 3,000। कितना होगा इसमें? 3,000। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निजी कंप्यूटर किसी और प्रथम अवसर पर कितनी राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा सकती है? हु इज एलिजिबल
for personal computer advance and what is the amount sanctioned on first occasion? तो देखिए, अधिकारियों एवं सभी कर्मचारियों को 50,000 रुपये या कंप्यूटर की कीमत जो भी हो कम हो RBE 10/2017 के द्वारा किया जाता है. ऑफिसर्स एंड ऑल स्टाफ आर एलिजिबल फॉर RS 50,000 और एक्चुअल प्राइस ऑफ PC यानी पर्सनल कंप्यूटर विच एवर इज लेस कैन बी सैंक्शनड RBE 10/2017 के द्वारा यह इम्प्लीमेंट किया गया है. तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं. और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, दूसरी बार निजी कंप्यूटर खरीदने हेतु कितनी राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत की जा सकती है? तो 40,000 रुपीज़ या कंप्यूटर की कीमत जो भी हो. व्हाट इज द अमाउंट सैंक्शन फॉर परचेजिंग पर्सनल कंप्यूटर ऑन सेकेंड ओकेजन? RS, तो इसका आंसर हो जाएगा RS 40,000 और एक्चुअल प्राइस ऑफ PC विच एवर इज लेस कैन बी सैंक्शनड. आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं. और क्वेश्चन नंबर 13 है, नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान दर क्या है? तो 7,200 पर मंथ, ये इसका आंसर हो जाएगा. नर्सिंग अलाउंस इज पेएबल एट व्हाट रेट? तो RS 7,200 पर मंथ. आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं. और क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या नर्सिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना गया है? इज नर्सिंग अलाउंस कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ सैलरी? नो, ऐसा नहीं माना गया है, फॉल्स है ये चीज़ें. क्वेश्चन 15 को देखते हैं, क्या नर्सिंग स्टाफ को नाइट ड्यूटी भत्ता दिया है? इज नर्सिंग स्टाफ इंटाइटल फॉर नाइट ड्यूटी अलाउंस? तो नहीं, ऐसा नहीं है. नर्सिंग स्टाफ को 24 आवर ड्यूटी हो सकती है और इसके लिए जैसे कि जो हमारे मित्र रेलवे में ड्यूटी कर रहे होंगे और नाइट ड्यूटी करते हैं तो उनको 160 रुपीज़ या 180 रुपीज़ मिलते हैं. पर तो वो लोग घबराते रहते हैं कि नहीं, मेरा तो नाइट ड्यूटी अलाउंस काफ़ी लेस हो गया है. लेकिन उनके बारे में ज़रा सोचिए, जो नर्सिंग हमारे लिए 24 आवर कंटिन्यू काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनको नाइट अलाउंस नहीं मिलती है. तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है, रेलवे चिकित्सक को वेतन प्लस प्रैक्टिस बंदी भत्ता दोनों मिलाकर प्रति माह अधिकतम कितना भुगतान देय हो सकता है? तो 2,37,500. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट रेलवे डॉक्टर्स कैन बी पेड एज बेसिक पे प्लस NPA पर मंथ? तो 2,37,500, 2 लाख, दैट इज 7,500. तो ये आपका आंसर है. आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रुप C को ड्यूल चार्ज स्वीकृत करने में वित्तीय सहमति फाइनेंस कन्वेंस की आवश्यकता होती है. वेदर फाइनेंशियल कंसिक्वेंस इज रिक्वायर्ड टू अप्रूवल ड्यूल चार्ज ऑफ ग्रुप C एम्प्लॉयज? हाँ, बिल्कुल है, सही है, ट्रू है. आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं. और क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 माह तक किसी जेड ग्रेड ऑफिसर्स को ड्यूल चार्ज या स्वीकृत करने के लिए प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी सक्षम है? तो नहीं, ये सक्षम नहीं है, ये गलत है. Is PCPO authorized to approve dual charge of a GAC officer up to 3 month? तो फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं. एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों को दिया है? जीवित 2 बच्चों को दिया जाता है. फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर एजुकेशन अलाउंस गिवन? तो सर्विंग 2 एल्डर चिल्ड्रेन, मतलब जीवित 2 बच्चों को. क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं. और क्वेश्चन नंबर 20 है, एजुकेशन अलाउंस कर्मचारियों को अधिकतम कितने रुपए दिए हैं? तो 27,000 पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस टू बी पेड? तो 27,000. 27,000. ये हो जाता है.
आइए क्वेश्चन 21 को देखते हैं। रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत भाग समापन भुगतान सेटलमेंट हेतु गणना में लिया जाता है? तो 55%। हाउ मच परसेंट ऑफ रनिंग अलाउंस इज टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ड्यूज ऑन एन एम्प्लॉयज? तो 55%। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। वर्तमान में भविष्य निधि राशि पर कितना दर से ब्याज देय है? तो 8%। चेंजेज एवरी क्वार्टर्स। एज प्रेजेंट व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड? तो 8%। चेंजेज एवरी क्वार्टर्स। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 है, हर महीने वेतन का कितना प्रतिशत भाग राशि भविष्य निधि में जमा किया जाता है? तो 8.33%। व्हाट इज द परसेंटेज मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ? तो 8.33%। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या ग्रुप ए व बी के अधिकारियों को पीएफ की अंतिम निकासी की स्वीकृति देने में क्रमिक विभाग के एमएजी एसएजी ग्रेड के अधिकारी सक्षम है? यस, सक्षम है। वेदर एसएजी ऑफिसर इज ऑथराइज्ड फॉर अप्रूविंग फाइनल withdrawal of PF of group A and B officers? Yes, true, it is true. क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार लेने हेतु पीएफ से अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? पीएफ बकाया की 3/4 या वाहन की वास्तविक लागत जो भी कम हो ये दिया जाता है। What is the maximum limit withdraw from PF account for taking car loan? तो 3/4 of PF balance of actual cost of vehicle whichever is less RBE 47/2017। इतना ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कितने वर्ष की सेवा उपरांत पीएफ अस्थायी निकासी की जा सकती है? तो 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फाइनेंशियल विड्रॉ कैन बी डन फ्रॉम पीएफ अकाउंट? तो 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, बीमारी के प्रयोजन से पीएफ में अस्थायी और अंतिम निकासी से अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो जमा राशि के 90%। 90%. What is the maximum amount allowance of medical ground on temporary and finance and final withdrawal? तो 90% of balance amount. 90%. क्वेश्चन नंबर 28 है, पुत्री के विवाह या सगाई हेतु पीएफ से निकासी हेतु कितनी अधिकतम राशि देय है? तो 12 माह का वेतन या 75% राशि, जमा राशि जो भी कम हो। What is the maximum amount can be withdrawn from PF to daughter's marriage or engagement? तो 12 month salary or 75% of the total accumulated amount. क्वेश्चन नंबर 29 है, पुत्री के विवाह हेतु पीएफ से अस्थायी निकासी विशेष मामलों में अधिकतम कितने माह का वेतन दिया है? RBE 97/2017। तो इसमें 12 माह वेतन, 12 माह के वेतन। हाउ मेनी मंथ सैलरी इज अलाउड टू बी फाइनली विड्रॉन फ्रॉम पीएफ अकाउंट इन केस ऑफ डॉटर्स मैरिज? RBE 19/2017। तो 12 मंथ, इसका 12 मंथ का होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मकान मरम्मत के लिए पीएफ से अंतिम निकासी के लिए रेल सेवा में कम से कम कितनी साल की नौकरी होनी चाहिए? तो 10 years की नौकरी होनी चाहिए। What is the total service required for final withdraw from PF account for repairing of houses? तो 10 years की आपको सर्विंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या अधिकारी को उसकी कार की मरम्मत के लिए भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। यस। Whatever advance can given from PF account to an officers for repairing his car? Yes, absolutely. It is true. क्वेश्चन नंबर 32 है, रेलवे कर्मचारियों को अपने मकान की मरम्मत करवाने हेतु भविष्य निधि से अधिकतम कितना अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है? तो 12 माह का वेतन या 75% जमा राशि जो भी कम हो। मैक्सिमम हाउ मेनी मंथ सैलरी इज अलाउड टू बी विथड्रॉन फ्रॉम रेलवे एम्प्लॉयज फ्रॉम PF account in case of repairing his house? The 12 month salary or 75% of the total
accumulated amount whichever is less. क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है भविष्य निधि में जमा राशि का 90% राशि अंतिम निकासी बिना कोई कारण बताए कब निकाला जा सकता है? तो सेवा मुक्ति से 12 महीने पहले। When can a person withdraw 90% of amount from the final accumulated PF account withdraw without any reason? तो then 12 month before retirement. This is the answer. क्वेश्चन 34 को देखते हैं। एक बार में अधिकतम कितने दिनों का यात्रा भत्ता देय है? तो 180 दिनों का। For how many days TA is payable in one time? 180 days. क्वेश्चन 35 है। एक दिन में 12 घंटे मुख्यालय से बाहर रहने पर देय भत्ता का प्रतिशत कितना होता है? तो 100%. What is the percent of TA if an employee is out of his headquarters for 12 hours? Then 100%. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 36 है यात्रा भत्ते यानी टीए को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। टीए इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? इन 5 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 37 है पे मैट्रिक्स लेवल 6 में सेम एस मैट्रिक्स लेवल 8 तक 100% यात्रा भत्ते टीए की दर कितनी है? तो 800 रुपये। RBE 84/2017 डेटेड 8/8/2017। What is the 100% rate of TA of employee in pay matrix level 6 to 8? Then 800 RBE 84/2017 dated 8/8/2017। तो ये है आपका आंसर। आइए क्वेश्चन 38 को देखते हैं। और क्वेश्चन 38 है पे मैट्रिक्स लेवल 1 में से मैट्रिक्स लेवल 5 तक 100% प्रतिशत भत्ते की दर कितनी है? तो 500 रुपीज़। RBE 84/2017 डेटेड 8/8/2017 हो जाएगा। What is the 100% rate of TA of employee in pay matrix level 1 to level 5? Then 500 RBE 84/2017 dated 8/8/2017। तो ये आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 39 है एक दिन में 10 घंटे मुख्यालय से बाहर रहने पर देय यात्रा भत्ते का प्रतिशत कितना होगा? तो 70% होगा। What is the percent of traveling allowance if an employee is out of his headquarters for 10 hours? Then 70% is the answer. क्वेश्चन नंबर 40 है क्या पेंशनर महंगाई भत्ते की गणना पेंशन की मूल रकम पर की जाती है? यस, की जाती है। Dearness allowance on pension calculated on basic pension? Yes, true. क्वेश्चन नंबर 41 है महानगर में मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो 24%। आपको पता ही होगा सब लोग को HRA 24% मिलता है जो महानगर में होते हैं, मेट्रो सिटी में होते हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ HRA इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज? तो 24%। देन 24% इज द आंसर साथियों। लेकिन अभी क्या है कि आपका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ HRA है वो 5400 रखा गया है। तो इस बात से कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि अगर सपोज हमारा बेसिक सैलरी 18,000 है तो ये 5400 किस आधार पे मिलता है? तो अभी ये मिनिमम ही रखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है मकान भत्ते को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे XYZ या ABC या ABC। HRA इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? तो 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है XYZ श्रेणी के शहरों का मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो X का 24%, Y का 16% और Z का
8% है। जैसे ये सब श्रेणी वाइज होता है साथियों, एक्स श्रेणी डिफरेंट होता है, वाई डिफरेंट होता है और जेड डिफरेंट होता है। तो सबका 24%, 16% एंड 8%। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ HRA फॉर एक्स वाई जेड सिटीज़? तो 8, 16 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है HRA अधिकतम कितने दिनों के अवकाश पर पूर्ण देय है? 6 माह प्लस 4 माह चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। HRA is payable up to how many days if any employee is on leave? तो 6 month plus 4 on medical grounds। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 45 है दिल्ली में मकान भत्ते का प्रतिशत क्या है? तो 24% है। व्हाट इज द रेट ऑफ HRA इन दिल्ली? देन 24%। साथियों तो मेट्रो सिटी में HRA 24% मिलता है। और आइए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। पति पत्नी एक ही स्टेशन पर काम करते हैं और दोनों में से किसी एक को रेल आवास आवंटित होने पर उसमें कोई एक का HRA के लिए पात्र होंगे? आवंटित होने पर उसमें कोई एक HRA के लिए पात्र होंगे? तो नहीं, दोनों का HRA क्रॉस हो जाता है साथियों। तो जो भी लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉब कर रहे होंगे वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और बड़ी अलर्ट होकर के काम करना चाहिए। इफ़ एनी, तो साथियों अगर दो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक ही स्टेशन पे काम कर रहे हैं और एक ऑलरेडी एक क्वार्टर्स रेलवे क्वार्टर्स को ले चुके हैं तो दूसरे को HRA नहीं मिलेगा, वो दोनों का HRA खत्म हो जाएगी। आइए, इफ एनी वन ऑफ द स्पाउस इज अलॉटेड रेलवे एकोमोडेशन एंड बोथ आर वर्किंग एट द सेम स्टेशन विल एनी वन ऑफ देम बी एलिजिबल फॉर HRA? नो, फॉल्स, इट इज़ फॉल्स, जैसा कि आपको पता भी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है क्या राष्ट्रीय अवकाश के दिन किसी कर्मचारी का साप्ताहिक विश्राम हो तो उन्हें NHA दे है? हाँ बिल्कुल दे है। आप देखिए होंगे कि NH के दिन अगर आपका छुट्टी है, उस दिन वीकली रेस्ट है, तो आप ड्यूटी नहीं भी जाइए, फिर भी आप देखेंगे सैलरी स्लिप में तो आपको जो NH का जो पैसा है वो आपको मिलेगा। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो NH के दिन छुट्टी ले लेते हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, whether NHA is for payable to an employee who has weekly rest on a national holiday? Yes, payable। तो आइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 है राष्ट्रीय अवकाश भत्ता अधिकतम कितना वेतन लेने वाले कर्मचारी को दिया है? तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 तक दिया है, मीन्स उनका लेवल 8 में होना चाहिए। नेशनल हॉलीडे अलाउंस इज पेएबल टू द मैक्सिमम अप टू विच पे मैट्रिक्स लेवल एम्प्लॉइज, देन NG एम्प्लॉइज अप टू लेवल 8। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 है क्या रनिंग कर्मचारियों को विश्राम पूरा कर ड्यूटी की प्रतीक्षा में होने पर राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिए हैं? यस, हाँ दिए हैं। आर रनिंग स्टाफ एलिजिबल फॉर NHA फॉर वेटिंग फॉर ड्यूटी आफ्टर कंप्लीटिंग रेस्ट? यस, इट इज पेएबल। देन क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है वर्तमान में डॉक्टरों को NPA के रूप में वेतन के कितने प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है? तो 25%। इसका हो जाएगा 25%। What is the percent of the salary being paid in the form of NPA to doctors? Then 25%. Question number 51. DCRG की गणना के लिए वर्तमान में प्रैक्टिस बंदी भत्ता NPA किस दर से जोड़ा जाता है? तो
तो 25% से। What is the percent of non-practice allowance NPA is added for calculating DCRG? Then 25%. क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या चार्ज अलाउंस DCRG के प्रयोजन हेतु माना जाएगा? देन नहीं। इज चार्ज अलाउंस टेकन फॉर कैलकुलेटिंग DCRG? देन फॉल्स, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक कर्मचारी माह में 28 दिन प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से बाहर गया है, उसे उस माह कितना ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलेगा? तो उसे 100% मिलेगा। एन एम्प्लॉय is out of headquarters for 28 days training in a month, how much transport allowance will he get in that month? Then 100%. क्वेश्चन नंबर 54 है, स्कूटर खरीदने हेतु कितना अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है? तो 30,000 रुपये या 4 माह का वेतन या स्कूटर की लागत जो कम हो। IREM पारा 1106 का 1। आइए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। हाउ मच एडवांस कैन बी एक्सेप्टेड फॉर बाइंग ए स्कूटर? देन 30,000 और 4 मंथ सैलरी और द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर विच इज लेस। क्वेश्चन नंबर 55 है, HBA मकान निर्माण अग्रिम लेने हेतु अस्थायी कर्मचारी की न्यूनतम कितनी वर्ष की सेवा होनी चाहिए? तो 10 वर्ष की होनी चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग HBA वर्स IREM पारा 1132 का 1, तो इसका 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, मकान का विस्तार करने हेतु अधिकतम HBA मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृत की राशि कितनी है? तो यह 1,80,000 maximum HBA that can be sanctioned for the extension of the house. Then 1,80,000 और is greater than साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, HBA मकान निर्माण अग्रिम की कटौती कितने किस्तों में की जाती है? तो 240 किस्तों में 180 मूल राशि प्लस 60 ब्याज हो जाएगा। इन मच इंस्टॉलमेंट इज HBA रिकवर्ड? तो मैक्सिमम 240 इंस्टॉलमेंट और 180 प्रिंसिपल एंड 60 इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मकान निर्माण अग्रिम पर निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो 8.5% RBE 101/2018 डेटेड 13/7 and 2018 का ये चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट फॉर HBA? देन 8.5% RBE 101/2018 डेटेड 13/7/2018। आइए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मकान निर्माण हेतु स्वीकृत के लिए अधिकतम लागत सीमा कितनी है? तो 25 लाख। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ HBA दैट कैन बी सैंक्शनड? देन 25 lakhs। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, अब अराजपत्रित कर्मचारियों को मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? तो DRM है। और IREM पारा 1132 वॉल्यूम 1 रिवाइज्ड SOP पारा 30। Who is the competent authority to sanction HBA to non-gazetted employee? Then DRM। DRM IREM पारा 1132 वॉल्यूम 1 रिवाइज्ड SOP पारा 30। Who
Who is competent authority to sanction SBA to non-gazetted employees? Then DRM IREM para 132 volume 1 revised SOP para 30. क्वेश्चन नंबर 61 है, अपर महाप्रबंधक को एचबीए की स्वीकृति प्रदान करने में कौन सरकारी अधिकारी सक्षम है? देन महाप्रबंधक मीन्स जीएम. Who is competent authority to sanction SBA to AGM? देन जनरल मैनेजर और GM. यही इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 62 है, क्या केवल भूमि खरीदने के लिए मकान निर्माण अग्रिम राशि देय है? देन है IREM रूल 1132. इज SBA admissible for purchasing land? Then yes, IREM volume 1 chapter 11 para 1132. आइए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं. और क्वेश्चन नंबर 63 है, ऐसे रेल कर्मचारी को जिनसे बंध्याकरण या स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करा रखा है उसे भवन निर्माण या अग्रिम के ब्याज दर पर कितने प्रतिशत छूट दी जाती है? देन 0.5%. How much percentage discount is given on the interest of house building advance to the railway staff who has carried out the operation of sterilization? Then 0.5%. क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 64 है, रनिंग स्टाफ को बोनस भुगतान हेतु रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? देन 0%. What percent of the running allowance is calculated for the bonus payment to running staff? Then 0%. आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि कर्मचारी बाह्य स्टेशन से रक्तदान हेतु आता है तो यात्रा भत्ता देय है? तो हाँ, देय है. Is an employee eligible to TA when he comes to blood donation from out station? Then yes. क्वेश्चन नंबर 63 है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सबसे कब से स्वीकृत किया गया? देन 1 दिसंबर ऑफ 1997 से. When was medical allowance to retired employees introduced? Then December 1, 1997. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67 है, बाल शिक्षा भत्ता की वर्तमान दर क्या है? देन 2250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा है. तो ये 2250 रुपये है. What is the current rate of children education allowance CEA? Then 2250 per month per child. क्वेश्चन नंबर 68 है, गैंगमैनों को प्रति रात्रि की दर से नाइट पेट्रोलिंग अलाउंस दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 रुपये प्रति रात्रि. इसका आंसर हो जाएगा. साथियों बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको किस चैप्टर से वीडियो चाहिए, किस बिंदु से चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उस पर काम कर सकूं. और बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको ये बेनिफिशियल साबित हो, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें. बहुत बहुत धन्यवाद.